Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Honeydew textbook, Class 8th, Chapter 3. The name of the chapter is Glimpses of the Past. Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें बता रखा है कि इस चैप्टर में ग्लिम्सेस हैं। ग्लिम्सेस का मतलब छोटे छोटे शॉट्स दे रखे हैं पिक्टोरल फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में। और कहाँ के दे रखे हैं? ये हमें हिस्ट्री के दे रखे हैं ऑफ द ईयर 1757 टू 1857। द पिक्चर्स, दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स will help you clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। जब पहली बार हमारी वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस के लिए 1857 में, तो कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिन्होंने मोटिवेट किया था इस वॉर को, उसी के बारे में हम आज यहाँ पे रीड आउट करने वाले हैं। नंबर 1, द फर्स्ट हेडिंग इज़ द मार्टियर्स। मार्टियर्स उन लोगों को बोला जाता है जो शहीद हो जाते हैं। एट अ फंक्शन इन दिल्ली। अब ये जो पिक्चर में दे रखा है, ये सीन कहाँ का है? एक दिल्ली के फंक्शन का है। यहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई है और ये लेडी क्या बोल रही है? ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। ये स्पीच दे रही है और स्पीच में बोल रही है कि जो देशवासी हैं हमारे, उन सभी की आंखें आज दुख से भर जानी चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ देशभक्तों ने देश के लिए बलिदान दिया है। नाउ द सेकेंड सीन इज द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। जब कंपनी इंडिया पर ऑलमोस्ट कंट्रोल करने या फिर एंटर होने की स्टेज पर थी, तो ये कंपनी का कॉन्क्वेस्ट चला है 1757 से 1849 तक। विद इट्स पावर, जस्ट अ सेकेंड, with its superior weapons, the British East India Company was extending his power in 18th century India. अब जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये क्या कर रही है? ये अपने सुपीरियर वेपन्स की मदद से इंडिया पर कंट्रोल करना स्टार्ट इसने कर दिया था। तो ये इंडिया पर कौन सी साइड से कंट्रोल कर रही है? ये इंडिया पर ईस्ट साइड से कंट्रोल कर रही है और इसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। अब इंडिया के जो प्रिंस थे, शॉर्ट साइटेड का मतलब जिन्होंने ज़्यादा दूर की नहीं सोची। तो हमारे जो इंडियन प्रिंसेस थे, उन्होंने ज़्यादा दूर की नहीं सोची। दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब क्या कर रहे हैं ये? एक राजा दूसरे ही इंडियन राजा के खिलाफ लड़ रहा था और इन्होंने क्या बोला? ये हेल्प लेने के लिए किसके पास गए? ब्रिटिश के पास। आज एक राजा है, राजा 1, और ये है राजा 2। इन दोनों की आपसी दुश्मनी ब्रिटिशर्स ने हेल्प कर दिया। क्या किया इन्होंने? राजा 1 ने बोला मुझे राजा 2 को मारना है, तो ब्रिटिशर्स की मदद लो। तो राजा 1 ब्रिटिशर्स के पास गया कि आप मेरी हेल्प करो राजा 2 को मारने में, और ब्रिटिशर्स रेडी हो गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए था? सारे इंडियन के जितने भी राजा हैं सब मर जाएं, और ये तो आपस में एक दूसरे को मारने के चक्कर में वैसे ही मर रहे थे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। जो आम आदमी था उसकी लाइफ में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, क्योंकि हर टाइम किसी न किसी के बीच में लड़ाइयाँ चलती ही रहती थी। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। ये जो आपसी दुश्मनी थी इंडियन प्रिंसेस के अंदर, इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और वो धीरे धीरे एक एक करके सारे राजाओं को मारते गए। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. अब जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान एक ऐसे राजा थे जो कि दूर तक का सोच सकते थे, और उन्होंने देख लिया था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं
ये किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो एक एक करके इंडियन के सारे राजाओं को मार रहे हैं और खुद कंट्रोल कर रहे हैं। ये इसको पता लग गया था। तो इसने क्या करा, इसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दिया और लड़ते लड़ते ही इसकी डेथ हो गई थी। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब यहाँ पर एक इंसान है, ये क्या बोल रहा है कि अच्छा हुआ अब पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा शांति है, कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही है, कोई किसी को लूट नहीं रहा है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। अब ये एक और राजा क्या बोल रहा है, ये तो भगवान ने ब्रिटिशर्स को भेज दिया जिसकी वजह से आज हम इतनी शांति से रह रहे हैं। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट। ये जो ब्रिटिशर्स के तरीके थे, इस पर इंडियंस ने इस तरीके से रिएक्ट करा। तो जो राजा थे, जो प्रिंस थे, वो तो बहुत खुश थे ब्रिटिशर्स की वजह से। एक और ने बोला, आर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, हमारी किस्मत तो उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। तो ये तो इंडिया के जो राजा थे उनकी लैंग्वेज थी। अब यहाँ के जो कॉमन मैन थे वो क्या सोचते थे, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। अब इस आदमी ने बोला, एक आम आदमी है, इसने बोला कि जो वाइट मैन है, जो ब्रिटिशर्स हैं, या तो उसने हमारे राजा को गद्दे से हटा दिया है या फिर उसको मार दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड यानी कि इंडिया। तो एक ये कह रहा है कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, मैं मानता हूँ, लेकिन थे तो वो भी इंडियंस, हिंदुस्तानी। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं। तो आज हम क्या हो गए हैं, स्लेव्स बन गए हैं। किसके स्लेव्स बन चुके हैं, ब्रिटिशर्स के। जो ब्रिटिशर्स बोलते हैं आज के टाइम पर हमको वही करना पड़ता है। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 3, ब्रिटिश रूल 1765 to 1836. Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. जो धर्म गुरु होते हैं, अलग अलग धर्म के जो लीडर्स होते हैं, वो क्या करते थे, सबको सिखाते थे अनटचेबिलिटी। जो नीची जात के लोग होते हैं, दलित्स होते हैं, हमें उनको टच नहीं करना चाहिए। और चाइल्ड मैरिज बताते थे कि छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। Anyone who crosses the seas loses his religion. अब ये रिलीजियस लीडर का एक और चीज़ ये बोलते थे कि अगर कोई भी अपनी सिटी, अपने विलेज की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी सिटी में जाने की कोशिश करेगा तो उससे उसका रिलीजन, उसका धर्म छीन लिया जाएगा। All the misery in the world is due to women. एक रिलीजियस लीडर ने तो ये भी बोल दिया कि दुनिया में जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितना भी दुख है, वो सभी के सभी वुमेन्स की वजह से है, औरतों की वजह से है। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. सच्चाई क्या थी कि जो इंडियंस थे उन्होंने अपना आत्मसम्मान गंवा दिया था और ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से बेवकूफ़ बना दिया था। The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. Natives is जो किसी जगह पर पैदा होते हैं और वहीं रहते हैं, उन्हें नेटिव्स बोलते हैं। आज हम अगर इंडिया में पैदा हुए हैं और इंडिया में रहते हैं, इस वजह से हमें इंडियंस बोला जाता है। तो ब्रिटिशर्स का कहना क्या था कि ये जो इंडियंस हैं, इन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। अब ये इंडियन है, तो यहाँ ब्रिटिशर्स तो क्या कह रहे हैं कि हम किसी इंडियन पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी जो हमारे इंडियंस थे वो इनकी इस चाल को नहीं समझ पाए और वो जा के ब्रिटिशर्स से क्या कहते थे, बाकी सब तो भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन मैं तो भरोसे के लायक हूँ। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. अब मर्चेंट्स थे, ये तो सेलर्स थे, तो इनके चाहते थे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने के लिए इन्होंने क्या किया, लैंड के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगा दिया टैक्स।
और जब ये लोग टैक्स नहीं दे पाते थे तो इनका लैंड ही ये लोग छीन लेते थे, अपने कब्जे में ले लेते थे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। अब क्या हुआ, एक छोटा सा आम आदमी, एक किसान बोलता है कि आपके आदमी क्या कर रहे हैं, मेरे सारे क्रॉप्स लेके जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन अरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। ये ब्रिटिश ऑफिसर्स बोलता है कि वो जो क्रॉप लेके जा रहे हैं वो तो तुम्हारा जो पैसा तुमने मुझसे कर्जे में लिया था उसकी वजह से लेकर जा रहे हैं। अभी टैक्सेस अगर नहीं दे पा रहा है ये, तो एक तरह से तो कर्जा ही तो हो गया ये। तो जो इसने टैक्स नहीं दे पाया वो कर्जे का पैसा तुमने नहीं चुकाया, इस वजह से वो तुम्हारे क्रॉप्स लेकर जा रहे हैं। साथ में इसने ब्रिटिशर ने ये धमकी और दे दी कि अगर अगले हफ्ते तक तुम बचा हुआ पैसा नहीं चुकाओगे तो हम तुमको जेल में भी बंद कर सकते हैं। Still, the British invented other methods which gave them more profits. अब ये तो प्रॉफिट्स थे ही सही जो ब्रिटिश कमा रहे थे टैक्सेस के फॉर्म में, लेकिन ब्रिटिशर्स बहुत लालची थे और उनका पेट अभी भी नहीं भरा, उनको और प्रॉफिट चाहिए था। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. अब इन्होंने क्या बोला, ये जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये आई ही कहाँ से थी, तो ये आए थे हमारे इंग्लैंड से। तो इन्होंने बोला कि इंग्लैंड से इंडिया आने वाले किसी भी सामानों पर हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। अब आप सोचो, अगर टैक्स ही नहीं लगेगा तो वो जो प्रोडक्ट है वो महंगा होगा या सस्ता होगा? वो सस्ता हो जाएगा। और जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जिन पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो इंडियन प्रोडक्ट्स तो हो जाएंगे महंगे और ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट हो जाएंगे सस्ते। तो कौन ज़्यादा खरीदेगा? ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट ही ज़्यादा बिकेंगे मार्केट में। अ गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लॉ ही ऐसे बना रही थी जिसकी वजह से मजबूरन जितनी इंडियन कंपनीज थी, इंडियन इंडस्ट्रीज थी, उनको बंद होना पड़ रहा था। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. अब हुआ क्या? एक फेमाइंस की सिचुएशन आ गई। फेमाइंस का मतलब भूखमरी वाली कंडीशन, यानी कि जब बहुत टाइम तक लोगों के पास खाने को खाना नहीं होता और वो भूख से मर जाते हैं, उसको बोला जाता है फेमाइंस। अब यहाँ पर क्या किया था कि इंडियंस के क्रॉप्स भी ले लिए थे और उनको इंडस्ट्रीज़ में काम तक नहीं करने दे रहे थे, बिकॉज़ वो इंग्लैंड से जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे थे वो ज़्यादा सस्ता ला रहे थे। तो इन्हीं सब के चलते हुए इंडियंस के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बच रहे थे और 1822 से 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस की डेथ हो गई थी भूख की वजह से। The British policies ruined the expert artisans and their business. जो इंडियंस अपने काम में, अपनी कारीगरी में सबसे अच्छे थे, उनका काम भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से। तो अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ राम मोहन रॉय 1772 to 1833. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. अब जो राम मोहन रॉय थे वो समझ गए थे कि कंट्री के साथ कहाँ पर गलत हो रहा है और ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of great achievements. We must find first reform our society. Superstitions have been ruining us. अब राजा राम मोहन रॉय ने बोला कि हमें अपनी जो हमारा कल्चर है वो बहुत अच्छा है और हम बहुत से अच्छे अचीवमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जो सुपरस्टिशंस हैं, जो मान्यताएं हैं हमारे माइंड में, लोगों के दिमाग में, उसको हटाना चाहिए। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, और इसीलिए उन्होंने अपनी वाइफ से एक दिन बोला, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। इनका कहना था कि जो गाय होती है सभी अलग अलग कलर्स की होती है, लेकिन उनमें से निकलने वाला जो मिल्क होता है वो एक ही कलर का होता है। सिमिलरली डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम।
रिलीजन की बात करें तो सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, लेकिन बात तो सब रिलीजन की भलाई की ही कर रहे होते हैं, तो एसेंस तो सबका इक्वल ही होता है. He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. अब राजा राम मोहन रॉय बोलते थे कि जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, मतलब थियोरेटिकल नहीं होनी चाहिए. वो हम सारी वही चीज़ें मानेंगे जो कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपना सकते हैं, या फिर उसको प्रैक्टिकली अगर अप्लाई कर सकें तभी वो नॉलेज हमारे काम की है. थियोरेटिकल नॉलेज से हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. अब इन्होंने क्या करा कि इंडिया से ये कहाँ गए हैं, इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड जाकर इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश करी कि ब्रिटिशर्स के पास ऐसा क्या है जो उनको इतना पावरफुल बना रहा है. We accept you as rulers and you must accept us as subjects. But you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects. अब इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनसे बोला कि हम तुम्हें एज रूलर्स, एज हमारे राजा एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम भी तुम्हारी प्रजा हैं, तो तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे रिलेशन में, तो तुम्हें भी उसको पूरा करना चाहिए. He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. इन्होंने न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट करे ताकि लोगों को जागरूक कर सके चीज़ों के बारे में, लेकिन ब्रिटिशर्स को इसका पता लग गया और ब्रिटिशर्स ने वो न्यूज़पेपर्स ही बैन कर दिए, स्टॉप कर दिए. Now the fifth topic is oppression. But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. अब ब्रिटिशर्स अभी भी इंडियंस को परेशान करने से पीछे नहीं हट रहे थे. 1818 में एक रूल आया कि अगर किसी इंडियन के खिलाफ कोई कंप्लेन आती भी है तो उसे विदाउट ट्रायल जेल में डाल दिया जाएगा. All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. अब जितने भी हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो अगर इंडिया में जॉब करते तो बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज वो लेते थे, और जो हमारे इंडियंस थे उनको बहुत ही कम सैलरी वो देते थे. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. अब क्या हुआ, 1829 तक तो ब्रिटेन से मिनिमम 7 करोड़ के गुड्स इंडिया में आते थे. The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे क्योंकि कंपनी पैसे लूट रही थी, और जो इंडियंस थे वो मरने वाली कंडीशन पे आ चुके थे. Governor General Bentinck reported back home, the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. अब जो गवर्नर जनरल है बेंटिंग के, उन्होंने बोला कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, उसका मतलब आप ये समझो कि जो इंडियंस थे उनके पास इतना भी अच्छा खाना नहीं था कि वो एक न्यूट्रिशियस फूड, एक न्यूट्रिशियस मील ले सकें. वो एकदम इतने ज़्यादा वीक हो चुके थे और बिल्कुल डेथ की कंडीशन में आ चुके थे. नंबर 6 इज dissatisfaction 1835 to 1856. Education in India was in Persian and Sanskrit. जितनी भी एजुकेशंस थी वो दो लैंग्वेजेस में चलती थी इंडिया में, एक थी पर्शियन और दूसरी थी संस्कृत. In 1835, an Englishman named Mackley suggested a change. We should teach the natives through the English language. I agree. अब क्या होता था भाई, पहले तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में दो ही लैंग्वेज है, पर्शियन और संस्कृत. फिर एक इंग्लिश मैन आया और उसने बोला कि हमें तो इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए अपने लोगों को, अपने लोग यानी कि इंडियंस को. तो इंडियंस को हमें इंग्लिश लैंग्वेज में टीच करना शुरू कर देना चाहिए. English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अब जब इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट करा तो लोग क्लर्क्स बनते थे. तो ये क्लर्क्स ब्रिटिशर्स अपने ही अंडर इनको जॉब्स देते थे
और बहुत ही कम पैसे देते थे। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। अब एक ने क्या बोला कि हमें हमारे भाइयों को पढ़ाना चाहिए। एंड टू ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस। जिस तरीके से वो रहते हैं हमें उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और अगर हम हमारे ब्रदर्स को, हमारे इंडियन मेंबर्स को एजुकेट करना चाहते हैं तो जो प्रॉब्लम्स हैं हमें उन्हें ब्रिटिशर्स के सामने रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर जो कंट्रोलर्स थे वो तो ब्रिटिशर्स ही थे। By 1856, the British had conquered the whole of India. स्टार्टिंग हुई थी ईस्ट डायरेक्शन से और 1856 तक पूरे इंडिया पर ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। वो इंडियंस के बारे में बहुत ही कम सोचते थे। मतलब वो जो भी उनके डिसीजंस होते थे वो ब्रिटिशर्स खुद ही के प्रॉफिट के लिए होते थे, अदरवाइज नहीं होते थे। Our kings have become puppets and we have lost our jobs. अब एक ने इंडियन ने क्या बोला कि जो हमारे किंग्स हैं, जो राजा हैं, वो तो पपेट बन गए हैं। किसके? ब्रिटिशर्स के। और हमसे हमारी जॉब भी छिन चुके हैं। एंड लैंड्स, हमारा लैंड भी छिन चुका है। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स। ये हमारे ब्रदर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। फिर एक ने बोला तुम लोग सिर्फ बातें करते हो, कुछ तो ऐसा करो जिससे ये लोग यहाँ से भाग जाएं। How was that? Now point 7, the sparks. Taxes continued to ruin the peasants. अब ये जो इंक्रीज टैक्सेस थे इनकी वजह से पीजेंट्स को तो प्रॉब्लम हो ही रही थी। In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. अब जो हमारे ये 1855 में जो संथल्स थे ये बंगाल में रहते थे और इन्होंने अपना लैंड खो दिया था। टैक्सेस नहीं दे पाए थे और ब्रिटिशर्स ने इनका लैंड ले लिया था। तो इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था एंड दैट इज़ वाई इन्होंने यूरोपियंस को मारना शुरू कर दिया था। जो भी यूरोपियंस का सपोर्ट भी करता था ये उनको भी मार देते थे। Discontent was brewing in the East India Company's army too. अब जिस तरीके से इंडियंस के अंदर एक दूसरे को लेकर एक प्रॉब्लम जनरेट होती थी, जलसी होती थी, उसी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उनके अंदर भी ऐसा ही होता था। The white soldiers gets huge pay mansions to live in servants, while we get a pittance and slow promotions. अब इन्होंने क्या बोला ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने कि जो ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स हैं उनको रहने के लिए भी अच्छा घर मिलता है और उनको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है, और हमें क्या मिलता है? हमें प्रमोशन भी नहीं मिलता और सैलरी भी हमारी बहुत ही कम है। The अंग्रेज ask us to cross the sea which is against our religion, who is the टोपीवाला to abolish our age old customs. अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो अंग्रेज़ हैं वो क्या करते हैं, हमसे बॉर्डर्स को क्रॉस करवाते हैं जो कि हमारे रिलीजन के खिलाफ है। और ये कौन होते हैं? टोपी वाले कौन होते हैं हमें हमारे इतने पुराने रिलीजन को मना करने से कि हम इसे फॉलो ना करें। वी मस्ट ड्राइव द अंग्रेज आउट। और अब इन्होंने बोला कि हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकालना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। अब एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे, उन्होंने अपने ही रेजिमेंट पर अटैक कर लिया था। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms, humiliated and put in irons. अब मंगल पांडे जैसे ही हज़ारों अदर सिपाहीज ने भी रिवोल्ट करना शुरू करा तो उनसे उनकी यूनिफॉर्म्स को उतरवा लिया गया था और उनको सभी के सामने इंसल्ट करके जेल में डाल दिया गया था। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. इंग्लिशमैन में भी कुछ ही ऐसे थे जो कि इंडियन के कस्टम्स या वो क्या सोचते हैं उसके बारे में थोड़ा सा भी ध्यान देते थे। O proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? अब इन्होंने ब्राह्मण सोल्जर्स को बोला कि जो बुलेट्स तुम लोग बाइट करते हो वो बुलेट
काऊ और पिग के फैट से बनी हुई है और इंडियन कल्चर में काउस को बहुत माना जाता है। तो इस वजह से जैसे इनको ये पता लगा व्हाट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, तो इन्होंने क्या बोला कि ये तो हमें धोखा देने वाली बात हो गई है, क्योंकि हम तो इंडियंस हैं और हम काऊ को इतना मानते हैं कि उसका फैट अपने मुंह में टच करना तो बहुत बुरी बात हो जाती है इनके लिए। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that the emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. अब मैसेजेस कैसे सेंड करें इन्होंने? चपातीज जो रोटी होती है उसके फॉर्म में एक विलेज से दूसरे विलेज तक ये लोग अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करते थे कि जो एम्परर हैं उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, और सारे विलेजर्स रेडी भी हो गए थे। Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers. Death to the foreigner. The masses gave all the help and shelter to the patriots. अब जिस तरीके से यहाँ गांव में चपातीस जा रही थी उसी तरीके से लोटस फ्लावर्स जा रहे थे आर्मी के अंदर, और सब रेडी थे डेथ टू द फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स को मारने के लिए। और जो हमारे पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे, उनको रहने के लिए हर इंसान अपना घर देने को रेडी था। Now, number 8, Revolt, 1857. Then there was a violent outbreak at मेरठ। मेरठ में लोग अब ब्रिटिशर्स से इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। द सिपॉयज मार्च टू दिल्ली। अब सिपॉयज कहाँ पहुँच चुके हैं? दिल्ली। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। अब ये पहुँच गए हैं दिल्ली में बहादुर शाह के पास। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। अब इस बार ये जो रिबेलियन स्टार्ट हुआ था ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और ये बढ़ता जा रहा था। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore. अब जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने टैक्सेस ना पे करने की वजह से अपना लैंड ब्रिटिशर्स के हाथों खो दिया था, वो भी बहुत गुस्से में थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। तो एक लैंडलॉर्ड ने बोला कि अब तो इन वाइट मैन्स का, ब्रिटिशर्स का रूल ख़त्म हो जाना चाहिए। तो दूसरे ने बोला येस वी विल हेल्प यू, हम लोग भी तुम्हारी हेल्प करेंगे ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाने में। Now point 9, the fight for freedom. Many former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. अब ये जो बेगम हजरत महल हैं इनको भी प्रॉब्लम थी ब्रिटिशर्स से। The white man has taken away my kingdom. क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनका किंगडम ले लिया था, तो ये भी एग्री हो गई ब्रिटिशर्स को देश से हटाने के लिए। Popular leaders like Maulvi Ahmadullah of Faizabad told the people, Rise brothers rise, the अंग्रेज is ruining our land. अब ये जो एक लीडर है हमारा मौलवी अहमदुल्ला, ये फैज़ाबाद का है, तो इन्होंने भी सबको कन्विंस करना शुरू करा कि जो अंग्रेज़ हैं वो हमारे देश को ख़त्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो अब ये टाइम है कि आपको खड़ा होना है और उनके खिलाफ हमारा सपोर्ट करना है। They joined the upsurge against the foreigner. और इन सभी ने फॉरेनर्स के खिलाफ होने वाले रिवोल्ट में सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। हर जगह से लोग सपोर्ट में आने लगे, बरेली, कानपुर और इलाहाबाद से भी। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोप। अब अजीमुल्ला खान ने तात्या तोप से बोला, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो पेशवा नाना साहेब हैं उन्हें हमारा लीडर होना चाहिए इस इंडिपेंडेंस की वॉर में। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। जो देशभक्त थे, जो हमारे पैट्रियट्स थे, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए और इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था पूरे नॉर्थ इंडिया में। 8-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। अब जो हमारे एक 8 साल के कुंवर से बिहार के कुंवर थे, उन्होंने अपनी रिस्ट पर गोली खाई थी। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। एंड इवन एक 8 साल का बच्चा भी पीछे नहीं हटा था देश के लिए अपनी जान देने के लिए। सो दिस वॉज फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट। जितने भी हमारे देश के फ्रीडम मूवमेंट हुए थे, ये उनमें से ली हुई छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, ग्लिम्सेस हैं, जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था।
So, this was all about your chapter. I hope you understood. For the question and answers, the link is provided in the description box. If you're having any doubts, please write me in the comment section below. Thank you so much.